जिसको आप देख रहे हैं, ये मंडल यात्रा या मंडल रथ, हालांकि इसका आकार बहुत बड़ा होना चाहिए था। बहुत बड़ा से मतलब ये है कि पूरा एक काफिला होना चाहिए थी, जिसकी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये बहुत छोटा है, उसके पीछे समाज की अनभिज्ञता है, और बड़ा तब होता है जब समाज इसकी महत्ता को समझ लिया होता है। ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति की जो क्षमता हो सकती है, वो उसी क्षमता के अनुसार किसी भी कार्य योजना को रूप दे सकता है, कार्य कर सकता है। तो जो हमारी क्षमता थी, उस क्षमता के अनुसार हम इसको 15 महीने से चला रहे हैं। 25 अगस्त 2022 से, और 23 खत्म होने को है। अगस्त 12 महीने और 3-4 महीने इधर हो गए, 15-16 महीने हो गए। सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि संख्या कितनी है, सवाल ये है कि मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है कि देश के अंदर हमारी आबादी, बैकवर्ड की आबादी, समस्त बैकवर्ड की बात करें जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी सारे समाहित हैं, तो 90% है। अगर हम केवल बैकवर्ड पिछड़े की बात करें, ओबीसी बैकवर्ड की, तब भी हमारी आबादी देश में 60% से ऊपर है। 1990 में पहली बार, 91 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ, पहली सिफारिश की घोषणा की गई, उस दौर में उस समय जो भी लोग समझदार थे यहाँ पर खड़े हुए हैं, उन्होंने उस दौर को देखा होगा, महसूस किया होगा, समझा होगा। वो दौर था, आप सोचिए, मैं उससे थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, जब मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ था, 1974-75 के आसपास, जब बिहार में कर्पूरी ठाकुर जो नाई समाज से थे, बिहार के मुख्यमंत्री हुए, तो उन्होंने हमारे लिए, आपके लिए आरक्षण लागू करने की घोषणा की। तो एक नारा दिया गया था, नारे तो कई दिए गए थे, जिसमें से कुछ नारे इस तरह थे कि कर्पूरा छोड़ गद्दी उठा छुड़ा, आरक्षण कहां से आई कर्पूरिया की माई। और उसी दरमियान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबू रामदेव यादव थे, और बाबू रामदेव यादव ने जब उत्तर प्रदेश में आरक्षण लागू करने की घोषणा की, तो पता है कौन सा नारा दिया गया, याद है? राम नरेश वापस जाओ और लाठी लेके बाइक चलाओ। इन नारों के पीछे की मंशा क्या रही होगी, ये आप और हम समझ सकते हैं। जो लोग 10% लोग, जिन्होंने 90%, 95% संसाधनों पर एक अधिकार करके रखा हुआ है, हमेशा से वंचित वर्ग के अधिकारों के खिलाफ रहे हैं, और उसी की कुंठावश इस तरीके की भाषा का प्रयोग इन्होंने तब किया था, और न सिर्फ तब किया था, इन्होंने इस भाषा का प्रयोग उस समय भी किया था जब मंडल कमीशन लागू करने की घोषणा बीपी सिंह ने की, जो खुद सवर्ण समाज से आते थे। उन्होंने कहा कि भाई हम पिछड़े समाज के लिए उनके उत्थान के दरवाजे खोलेंगे। मंडल कमीशन की पहली सिफारिश ओबीसी, वहीर कोरी कुर्मी जाति के लोग हैं, अंसारी दुनिया नोनिया जाति के लोग हैं, इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था देंगे ताकि ये भी आगे आ सके। उससे पहले जिन बीपी सिंह के लिए बोला जाता था कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, 7 अगस्त 1991 सुबह 10 बजे के बाद वो नारा बदल गया, और बदल के वो नारा इस तरह हो गया कि राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। देश की तकदीर वाला भी नारा वही लोग दे रहे थे जिन्होंने उनको देश का कलंक बताया। क्यों बताया? सिर्फ एक वजह थी कि उन्होंने
हमारे आज की बेहतरी के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था मंडल कमीशन की पहली सिफारिश लागू करने की घोषणा कर दी। सिर्फ इतनी सी वजह थी जिसकी वजह से उन्हें गालियां दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर उनकी मंशा क्या है, शुरू से ही क्या रही है, और वो आज भी जारी है। क्या आज आप नहीं समझ सकते? जब मुख्यमंत्री नहीं रहे अखिलेश यादव जी और योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करते हैं, तो किसको नहीं पता है कि सीएम आवास को गंगा जल से धुलवाया गया, किस मंशा से ये किया गया? किसको नहीं पता है कि अखिलेश यादव को टोटी चोर बोला गया कि वो सीएम आवास से टोटी चुरा के ले गया। क्या ये बात वो लोग नहीं जानते कि ये एकदम झूठ है? जो व्यक्ति जिसके पिता इस प्रदेश के सबसे बड़े प्रदेश के 3 बार मुखिया रहे, जो शख्स खुद प्रदेश का मुखिया रहा, वो 2, 5, 10,000, 20,000 या 1 लाख की टोटियों की चोरी क्यों करेगा? उनको भी पता है कि अखिलेश ने कोई टोटी नहीं चुराई, लेकिन उनकी जो मानसिकता है, जो कुंठा है आपके प्रति, जो नफरत वो आपसे करते हैं, उसका प्रदर्शन वो समय समय पर इसी तरीके से करते हैं। इसी तरह उन्होंने लालू यादव को चारा चोर कहा, मायावती को दौलत की बेटी कहा, तमाम जो स्लोगन दिए जाते हैं, और इस तरह की उपाधियां सिर्फ और सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी की लीडरशिप को ही दी जाती है। ये लड़ाई इसलिए नहीं है कि बीजेपी चली जाएगी तो लड़ाई बंद कर देंगे। लड़ाई हमारी किसी पार्टी से ही नहीं, हमारी तो विचारों की लड़ाई है, अधिकारों की लड़ाई है, वो किसी से भी हो सकती है। अगर कल आप मुख्यमंत्री बनेंगे, हम आपसे भी लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ बात समाज की है, यहाँ बात किसी व्यक्ति की या दल की या संगठन की है ही नहीं, किसी जाति धर्म की बात नहीं है। हमारा जो अधिकार है वो हमें दो। आप जाति जनगणना करवा लो, अगर हमारी आबादी 10% निकले, आप हमें 10 दे दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन आप ये कहो कि जाति जनगणना नहीं करवाएंगे, आप 20% ले लो, हम नहीं लेंगे, कैसे ले लें? बगैर इस प्रमाणिकता के कि हमारा कितना बनता है, हम कैसे मान जाए कि हम बीसी है, जबकि हमें पता है कि हम 60 हैं। तो ये लड़ाई है कि आप देश में पहले तो जाति जनगणना करवाओ, जनसंख्या अनुपात में सबकी जो भागीदारी है उनको दो, कोई भी किसी भी जाति धर्म मजहब से हो, जिसका जो हक बनता है ईमानदारी पूर्वक उसको दिया जाए। और जिसने जो बेईमानी की है, जो अवैध कब्जा किया, जिस तरह आप बुलडोजर लेकर के कहते हो सरकारी जमीन पर बनाए, अवैध बनाए गिरा रहे हो, उसी तरीके से वो अवैध कब्जा छुड़वा करके हमारा हमें दो। न्यायिक बंटवारे की लड़ाई है। न्यायिक बंटवारा तभी संभव है जब आंकड़े होंगे। बगैर आंकड़े के हम अपने घर में दावत नहीं कर पाते हैं, 100 मेहमानों का भोजन नहीं बना पाते हैं। जब तक हमें ये ना पता हो कि 100 लोगों का बनाना या 50 का बनाना है, तब तक व्यवस्था नहीं जुटती है। तो इसलिए आंकड़े जरूरी है। और उसके बाद मंडल कमीशन जो आपको कंप्लीट मिला है, उसके पीछे हमने प्रमुख कुछ पॉइंट मंडल कमीशन के नोट करे हैं। हालांकि 40 सिफारिशें हैं मंडल कमीशन की, जो पूरी उसमें नहीं आ सकती थी, इसलिए हमने महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो नोट किए हैं। मंडल कमीशन की 38 सिफारिशें शेष है, जिसमें एजुकेशन रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, फाइनेंशियल रिफॉर्म की सिफारिश की गई है, भूमि सीलिंग की सिफारिश की गई है। अब जब हम भूमि सीलिंग की बात करते हैं तो कुछ ओबीसी समाज के लोग कुछ मतलब भड़क जाते हैं, जिनके पास 10-5 बीघा जमीन है, वो एकदम गुस्सा होने लगते हैं। उनको लगता है कि वो जमींदार है, हजारों एकड़ उनके पास जमीन है, भूमि सीलिंग आएगा तो उनकी चली जाएगी। अरे भाई, तुम पे 5-10 बीघा जमीन है, काहे को इतना भड़क रहे हो? कुछ नहीं है तुम्हारे पास में। 1991 के आंकड़ों के अनुसार देश में बैकवर्ड जातियों के पास में, संपूर्ण बैकवर्ड के पास में मात्र 6% जमीन है, और अदर बैकवर्ड ओबीसी के पास में मात्र 4% जमीन है पूरे देश के अंदर। और जिनकी आबादी 10% उसके पास 94% जमीन। तो भूमि सीलिंग से तो आपको लाभ ही होगा, नुकसान थोड़ा ना होगा। आपके पास जमीन है ही कहा? कोई जमीन नहीं है आपके पास में। 2-4 बीघा का कुंडा लेकर के आप धरना सेठ बन रहे के बजाय, इसी लड़ाई लड़ो। जमीनें वो भी आपकी हैं, लेकिन बेईमानी से छीनी गई है। न्यायिक बंटवारा होना चाहिए। एक समय काशीराम साहब ने नारा दिया था, मुझे याद है, मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैं था तो नहीं तब, कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। हालांकि हमारे लोगों ने इस लड़ाई को नहीं लड़ा। अगर लड़ा होता तो
कुछ इसका निष्कर्ष निकला होता। ये बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई थी मेरी दृष्टि से। तो मैं अंत में यही निवेदन करूंगा और आपसे एक सवाल पूछूंगा कि ये बताइए कि जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप क्या मानते हैं? होनी चाहिए जाति जनगणना या नहीं? पक्का? जिसका जवाब मिले तो ठीक है, या तो आपने हमारा समर्थन कर दिया, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन लड़ाई यहाँ से शुरू नहीं होगी, लड़ाई 17 तारीख से शुरू होगी। 17 फरवरी 2024 अयोध्या फैजाबाद रोड लखनऊ बीबीडी, वहां पर हम लोग 17 फरवरी से इस कार्यक्रम का तो समापन हो जाएगा, स्थायी आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और 17 फरवरी को आपको पहुंचना है, पहुंचेंगे? हमारे समर्थन मत पहुंचेगा, हमें याद भी मत करिए, जरूरत नहीं है उसकी। आपको इसलिए पहुंचना है कि हमारा अधिकार मिले। हमारे समर्थन में पहुंचे, हम बीमार पड़ गए, जेल में चले गए, कुछ हो गया तो आप भागा होगे वहां से। व्यक्ति के पीछे जब आदमी जाता है तो यही तो होता है भाई। युद्ध में जब सेनापति के पीछे चलती है तो सेनापति मारा जाता है या बंदी बन जाता है, सेना भाग देती है। जबकि सेनापति की शक्ति थोड़ी नहीं होती है, शक्ति तो सेना की होती है। तो उसी तरीके से अगर आप हमारा समर्थन करने जाएंगे तो हम वहां किसी कारण मान लीजिए नहीं हुए, या हमारे ऊपर दबाव दे दिया गया, हमें धमका दिया गया, गन पॉइंट पे ले लिया गया, लालच दे दिया गया कि इस आंदोलन को रद्द कर दो, और हमने कह दिया कि भाई आंदोलन अभी नहीं 6 महीने बाद होगा, तो आप भागोगे। आप ये कोशिश ही नहीं करोगे कि इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है कि 2 साल घूमने के बाद आंदोलन 6 महीने के लिए रद्द किया जा रहा है। इसलिए हमारे बातों में मत आना, इसलिए हमारे नाम से मत जाना। वहां इसलिए जाना है कि हम अपने अधिकार, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ने जा रहे हैं। जब आप इसको मन में बिठा के जाएंगे तो अगर हम ये भी कहेंगे कि 6 महीने बाद आंदोलन है, आज नहीं है, तो आप हटोगे नहीं। आप हमसे सवाल करोगे कि अगर 6 महीने बाद था तो 17 फरवरी को मुझे बुलाया ही क्यों? इसलिए मेरा समर्थन करने के लिए मत जाना, अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए जाना है। क्योंकि लड़ाई सबकी है, व्यक्ति की विशेष की लड़ाई नहीं है, हमारी अकेले की नहीं है, आपकी अकेले की, सामूहिक साझा लड़ाई है। तो साझा रूप से जाना है, और जाना कैसे ये आपको तय करना है। क्योंकि हमारे पास कोई फंड नहीं है, कोई पैसा नहीं, कोई गाड़ी नहीं है। आप साइकिल से जाएंगे, आप पैदल जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, या खुद गाड़ी भाड़े पर करेंगे, या किसानों के ट्रैक्टर जोत के ले जाएंगे, बैलगाड़ी ले जाएंगे, वो आपका डिसीजन होगा आप कैसे जाएंगे। लेकिन आपको वहां पहुंचना है। अगर आप पहुंचेंगे तो ये तय है कि एक बड़ा बदलाव जिस रूप में भी आप देखना चाहते हैं, राजनीतिक रूप में भी, वो भी 24 में आपको दिखेगा। आपके नेता भी साथ बचने को मजबूर हो जाएंगे जब आप आंदोलन खड़ा कर दोगे। किसान आंदोलन के बाद बहुत कुछ बदला है, और अगर आपने बैकवर्ड समाज, बहुजन समाज का आंदोलन खड़ा कर लिया 17 फरवरी को, तो इसका असर सिर्फ आपके अधिकारों की लड़ाई में नहीं पड़ेगा, आपकी लड़ाई मजबूत नहीं होगी, बल्कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको जो नेता है, जिनको भी आप चाहते हैं, क्योंकि मैं तो जो है जिनको नेता मान रहा था वो तो अब है नहीं, और उन्हीं की लड़ाई को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और जब तक उनकी लड़ाई को कोई आगे नहीं बढ़ाएगा तब तक मैं उसको अपना नेता मान नहीं सकता। भाई बड़ी सीधी बात है, ठीक है। तो मेरे नेता तो धरती पे नहीं है, वो तो चले गए, लेकिन आप जिसको नेता मान रहे हैं उस नेता को भी लाभ मिलेगा, भले ही वो हमारे आपके आंदोलन समर्थन देने ना आए। जब माहौल बनेगा तो उन्हीं के तो फेवर में जाएगा। हम कौन सा चुनाव लड़ेंगे, आप कौन सा चुनाव लड़ेंगे जो वोट मिलेगा? वोट तो उन्हीं को मिलेगा जो माहौल बदलेगा। तो हर तरीके से लाभ होगा, सत्ता भी बदल सकती है, और सरकार झुक करके आपके फैसले को, आपकी मांग को भी मानने के लिए मजबूर हो सकती है, अगर हम संचित होकर के मजबूती से खड़े हो गए तो। सब कुछ हमारे ऊपर है, हम सबके ऊपर, समाज के ऊपर, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय मंडल, जय भीम। साथियों नमस्कार, जय मंडल, जय शमदान, जय जोहार। मैं अनुज सिंह विद्रोही। साथियों आप देख रहे हो मंडल यात्रा 25 अगस्त 2022 से चल रही है और 17 फरवरी 2024 तक चलेगी। जातिवार जनगणना को लेकर, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने को लेकर, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर के, और 17 फरवरी 2024 से स्थायी आंदोलन की शुरुआत होगी। दोस्तों इस यात्रा के जरिए आंदोलन का निर्माण करने के लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत है और सहयोग की ज़रूरत है।
आप सभी से अपील है कि आप सभी इस यात्रा को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग करें। यात्रा के जो वीडियोज़ हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अधिक से अधिक लोगों तक इस सूचना को पहुंचाएं। अपना कोई मीडिया नहीं है, अपना कोई तंत्र नहीं है, हम लोगों को अपनी लड़ाई, अपनी सूचनाएं खुद ही प्रसारित करनी, खुद ही लड़ाई को खड़ा करना है। शुक्रिया। जय मंडल, जय श्यामदान।